नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं शुभम राय और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत। पॉलिटी की बुक है एम लक्ष्मीकांत, भारत की राज्य व्यवस्था, जिसके भाग 1 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। चैप्टर नंबर फर्स्ट है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसको हम समझते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में है। जो वर्तमान राज्य व्यवस्था भारत की चल रही है, यह भारत में किस तरह से आई, कैसे अंग्रेजों का शासन आया, उसके बाद वर्तमान भारत की राज्य व्यवस्था आई जो कि भी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था भारत में चल रही है, यह किस प्रकार से आई, इसको आज हम समझेंगे। पहले जैसे वर्तमान समय में आप समझ सकते हैं, जैसे हम जीएसटी या आईटी इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं, यह आता है वर्तमान में भारत की संचित निधि में। भारत की संचित निधि में जो हमारा राजस्व जाता है वर्तमान समय में, इसमें से जो भारतीय विकास कार्यों के लिए इस पैसों को खर्च किया जाता है। तो पहले जैसे आज के 400 या 500 साल पहले आप जाते हैं, तो आज के 400 से 500 साल पहले भारत के जो राजा होते थे, अलग अलग राजवंशों के राजा थे, वो अपने खजाने से जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते थे। परंतु वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में इस संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। जो मंत्री परिषद हमारी होती है, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 और 75, इसमें आपने पढ़ा होगा कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यह किस तरह से होती है ये भी आएगा पॉलिटी में आगे। फिलहाल तो अभी हम इसको पढ़ते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। इसमें क्या हुआ, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। और कंपनी का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना। कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई और यहाँ के छोटे छोटे राजवंशों में टकराव को देखते हुए कंपनी यहाँ सत्ता के संघर्ष में शामिल हो गई। भारतीय सत्ता के संघर्ष में कंपनी शामिल हो गई और सबसे पहले कंपनी को सफलता मिली 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में हुआ था प्लासी का युद्ध। 1757 ईस्वी में आपका प्लासी का युद्ध हुआ। यह हुआ था दोस्तों बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो उस समय बंगाल के नवाब थे, वो अंग्रेजों के बीच। उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। ये आप कह सकते हैं कि नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध हुआ था। अब इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के हार की एक मुख्य वजह बना इनका सेनापति कमांडर जो था मीर जाफर। मीर जाफर जो कि जाके रॉबर्ट क्लाइव से जा मिला था, ये अंग्रेजों की तरफ हो गया और इसमें नवाब सिराजुद्दौला को बुरी तरह से परास्त होना पड़ा इस युद्ध में। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया और इस पर भी अंग्रेजों ने इतने अनुशासन लगा दिए, इतने कठोर अनुशासन लगा दिए, तो ये उनके आदेशों को मान नहीं सका और इसको भी उन्होंने हटा दिया। मीर जाफर को भी उन्होंने हटा दिया और इसकी जगह इसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया।
मीर कासिम इसको बंगाल का नया नवाब बना दिया। अब दोस्तों यह भी उनके आदेशों से या उनके सख्त अनुशासन और कठोर नियमों को यह मान नहीं सका, और इसको भी इन्होंने क्या किया, 1764 ईस्वी में यह भी उनसे तरह हो चुका था। और कई सारे एक अवध के नवाब शुजाउद्दौला और उत्तरकालीन जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। तो दोस्तों इसके बाद हुआ 1764 ईस्वी में आपका बक्सर का युद्ध। इसमें अंग्रेजों को दूसरी बार सफलता मिली। यह अंग्रेजों की दूसरी बड़ी सफलता थी। 1757 ईस्वी के प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को दूसरी बड़ी सफलता मिली 1764 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध में दोस्तों एक तरफ थी सेना अवध के नवाब शुजाउद्दौला की, अवध के नवाब शुजाउद्दौला व बंगाल के नवाब मीर कासिम और उत्तरकालीन जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। इन तीनों लोगों की संयुक्त सेना जो थी वो अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी, और इस समय अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो था हेक्टर मुनरो। 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। इसमें भी ऐसा हुआ कि बुरी तरह से इन तीनों राजाओं की सेना परास्त हो गई, और 1764 ईस्वी के बक्सर का युद्ध भी अंग्रेज जीत गए। अब उनको दूसरी बड़ी सफलता मिली। अब उन्होंने क्या किया, 1765 ईस्वी में उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। अब दोस्तों हम समझते हैं दीवानी अधिकार क्या होता है। दीवानी अधिकार ये राजस्व वसूलने का अधिकार होता है, जो जैसे वर्तमान समय में हम जीएसटी या आईटी पे करते हैं, वैसे ही उस समय में जो राजस्व होता था वो ऐसा तय हुआ कि द्वैत शासन प्रणाली आप एक तरह से कर सकते हैं। 1765 ईस्वी से 1773 ईस्वी तक बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली रही। इसमें क्या हुआ, जो राजस्व वसूलने का अधिकार था ये रहा अंग्रेजों के पास। और जो सत्ता का या शासन का अधिकार था वह था बंगाल के नवाब के पास। तो सत्ता का अधिकार बंगाल के नवाब के पास रहा, और शासन का ये राजस्व वसूलने का जो अधिकार था ये अंग्रेजों के पास हो गया। इससे आपको ये लग रहा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा मालामाल हो गई होगी, या ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत ज्यादा धन आ गया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। सत्रह सौ 1765 ईस्वी में जब कंपनी को दीवानी अधिकार मिले, ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके बाद कंपनी चली गई बहुत ही ज्यादा घाटे में।
कंपनी बहुत ही ज्यादा घाटे में चले जाने का इसका एक कारण था, जो इसके अधिकारी और कर्मचारी थे ये बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट थे। कंपनी के जो अधिकारी और कर्मचारी थे ये बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट थे, तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही ज्यादा घाटा हुआ। और इसके ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ, फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी ये गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे कहा कि हमें बचाइए, में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, हमारे अधिकारी और कर्मचारी बहुत ही भ्रष्ट हो चुके हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी पर धीरे धीरे अपना ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश शासन ने धीरे धीरे अपना नियंत्रण स्थापित किया। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, समय समय पर एक्ट पारित किए, अधिनियम पारित किए, जिसमें पहला अधिनियम आया 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत क्या किया गया, नंबर 1 में इसके तहत एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की एक व्यवस्था की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यह उत्तरदायी थे अपने सभी जो कंपनी के जितने भी व्यापारिक व राजनीतिक मामले थे उन सारी चीजों की सूचना यह ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। ब्रिटिश सरकार को उन सारी सूचनाओं को देने के लिए उत्तरदायी था। जैसे अगर ब्रिटिश सरकार की कंपनी से कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो किसका गला पकड़ती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उसको सारी चीजें बताता था। इसी एक्ट के तहत उन्होंने एक और बदलाव किया। वो बदलाव उन्होंने किया, उस टाइम के जो 3 बड़े राज्य थे, बंगाल, मद्रास व मुंबई, बंगाल, मद्रास व मुंबई, इन तीनों के गवर्नर जनरल जो कि स्वतंत्र थे, इन 2 को, मद्रास और मुंबई को, ये कर दिया बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया और उसकी एक काउंसिल बनाई जिसमें उसके अन्य कई सदस्य थे, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति इन दोनों राज्यों को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं था, तो उन्होंने उस काउंसिल में अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल को कर दिया और इसका नाम रख दिया गवर्नर जनरल। इन दोनों के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया और इसका नाम रख दिया गवर्नर जनरल। और भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो हुआ वो था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो था ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। इसी एक्ट के तहत इन्होंने 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। तो इसके बाद इन्होंने एक और नया एक्ट पारित किया सन 1781 ईस्वी में, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट या 1781 का संशोधन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। कि 1781 में इन्होंने पारित किया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट या 1781 का संशोधन अधिनियम। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी
एक्ट ऑफ सेटलमेंट में इन्होंने पहला कार्य किया, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको कर दिया उच्चतम न्यायालय से मुक्त। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, गवर्नर जनरल वो उनकी कार्यकारी परिषद वो कंपनी के कर्मचारियों इस एक्ट के तहत इन्होंने गवर्नर जनरल उनके कार्यकारी परिषद व कंपनी के कर्मचारियों को उच्चतम न्यायालय से मुक्त कर दिया, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से उनको बाहर कर दिया। ये आगे उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर, जो 1774 ईस्वी में इन्होंने उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की थी, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी, उससे इन्होंने इन लोगों को मुक्त कर दिया, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। और इसी के तहत इन्होंने एक और व्यवस्था की कि जो प्रांतीय न्यायालय थे उनके विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में न करके गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास की जाती थी। इन्होंने कह दिया कि जो प्रांतीय न्यायालय हैं इनकी अपील को उच्चतम न्यायालय में न करके गवर्नर जनरल की काउंसिल या गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के पास किया जाएगा। इस अधिनियम में इन्होंने दो ये मुख्य बदलाव किए और इसके बाद एक नेक्स्ट अधिनियम इन्होंने पारित किया 1784 ईस्वी में, जिसको हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जानते हैं। 1784 ईस्वी में इन्होंने पारित किया पिट्स इंडिया एक्ट। इस अधिनियम का नाम पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो था पिट्स, और इसके तहत इन्होंने जो अधिनियम पारित किए उसमें पहला था कि इन्होंने कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया। इन्होंने कंपनी के व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्होंने व्यापारिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो इन्होंने 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट से व्यवस्था की थी, उसको जारी रखा और कंपनी के राजनीतिक कार्यों के लिए इन्होंने एक अलग से व्यवस्था कर दी। ये व्यापारिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक तरह से हम कह सकते हैं इन्होंने द्वैत शासन लागू कर दिया, दोहरी शासन पद्धति लागू की इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में। व्यापारिक और ये रहा राजनीतिक कार्यों के लिए उन्होंने कर दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। राजनीतिक कार्यों के लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था की। इन्होंने कंपनी के कार्यों को दो हिस्सों में बांट दिया। कंपनी के कार्यों को ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम के द्वारा दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। फर्स्ट हो गया जो व्यापारिक कार्यों के लिए था उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो भी कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी मनमानी कर रहे थे उनके लिए अंग्रेजी सरकार ने यह व्यवस्था दोहरी शासन पद्धति अपनाई। उन्होंने क्या किया, व्यापारिक मामलों को कंपनी के राजनीतिक कार्यों से अलग कर दिया और उनके लिए एक अलग व्यवस्था की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। और इसी अधिनियम के द्वारा कंपनी ने एक और व्यवस्था लागू की, जिसमें कंपनी ने यह घोषणा की कि जितना भी भूभाग, जो भी भूभाग ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में होगा,
वो ब्रिटिश साम्राज्य में माना जाएगा। इन्होंने 1784 ईस्वी के पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा यह घोषणा की कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में जो भी भूभाग होगा वो ब्रिटिश सरकार का माना जाएगा। अब आप इसको समझिए किस तरह से ब्रिटिश सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर शासन का शिकंजा धीरे धीरे कसती जा रही है। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत किस तरह से आई और 1757 ईस्वी के प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को जीत जाने के बाद कंपनी ने किस तरह से बंगाल, उड़ीसा और बिहार के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए और उसके बाद यह धीरे धीरे जो है पूरे भारत पर अधिकार के उद्देश्य से धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ने लगी और यह ब्रिटिश सरकार के पास गई। तो ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना किस तरह से शिकंजा शासन का कसने का नियंत्रण, जो एक तरह से आप कह सकते हैं किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण में लेने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पद्धति अपनाई, समय समय पर जो अधिनियम पारित किए, एक्ट पारित किए, वो अभी इसके बाद कई सारे एक्ट आते हैं। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आता है, 1833 ईस्वी का आता है अधिनियम। तो दोस्तों इन सबको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत की हम पूरी बुक कंप्लीट करेंगे इस पर। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।